Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today we will be discussing the importance of biochemistry. Okay, from the exam point of view, the important topics from the biochemistry. Part 2. First topic, amino acid metabolism, and from this, the transamination. Transamination comes under the digestion of proteins and it is very important, and sometimes it comes with the deamination. Sometimes it comes as a short answer type question. ओके, ब्रीफ में आपको समझाना होगा या बहुत ब्रीफली ही एक्सप्लेन करना होगा, इसमें ज्यादा नहीं होता है। कुछ स्टेप्स ही हैं जो आपको नॉर्मली लिखने पड़ेंगे। उसमें ट्रांसएमिनेशन में आप इसको सब हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हो, जैसे उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अंदर जब आप लिखोगे तो 5 मार्क्स का एक प्रॉपर आंसर बन जाता है। उसके साथ आप डीएमिनेशन भी जोड़ सकते हो, ट्रांस डीएमिनेशन। ओके, फिर आता है यूरिया साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रॉफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब्स हैनलेट साइकिल, ये सभी एक ही साइकिल के नाम है यूरिया साइकिल के, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है अमोनिया का, यानी कि डिस्पोजल होता है। कभी कभी ये यूरिया साइकिल उसके फॉर्मेशन के, अमोनिया के फॉर्मेशन के साथ दे देते हैं। लाइक हाउ डज अमोनिया फॉर्म्स इन आवर बॉडी, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल एक नॉर्मल रिएक्शन देनी होती है कि इस तरह से फॉर्म होती है, और उससे सीधा सीधा आपको यूरिया साइकिल जोड़ देनी होती है, उसकी पूरी की पूरी साइकिल। ओके, उसमें आप रेगुलेशन भी लिखोगे, उसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो भी आपको इसमें लिखने होते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स का प्रॉपर में, ये 10 मार्क्स का आता है, ये 5 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स में आपको इसके अंदर साइकिल बनानी है पूरी की पूरी इसकी। उसके बाद इसको कुछ हेडिंग्स के अंदर समझाना है कि जो नॉर्मल लेवल होता है बॉडी में, उसका कितना होता है। ओके, और इसका रेगुलेशन इसका क्या है, और इसके डिसऑर्डर्स। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया और अल्केप्टोन्यूरिया, ये दोनों इनके कुछ बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये कभी कभी शॉर्ट्स में आते हैं 5 मार्क्स में, ये आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि किस तरह से होता है और इनकी वजह क्या क्या है। जैसे कि आप फिनाइल कीटोन्यूरिया में उसका लैब डायग्नोसिस के साथ उसको लिख सकते हो, क्लिनिकल फीचर्स लिख सकते हो, ट्रीटमेंट लिख सकते हो। ट्रीटमेंट भी आपको अगर मिले तो वो आप साथ में जोड़ सकते हो, उसके बेसिस पे आपको लिखना चाहिए। अगला चलते हैं, टीएससी साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉफ में भी ये लॉन्ग टर्म में आ सकती है। 8 मार्क्स का मेनली क्वेश्चन आता है मोस्टली, और इसको आप ये कभी कभी सिट्रिक साइकिल के साथ भी आ जाता है कि सिट्रिक साइकिल में क्या होता है और इसमें क्या होता है, उस बेसिस पे बना, या सिट्रेट कैसे बनता है इसमें। तो आपको केवल ऑक्सैलो एसिटेट से सिट्रेट बना के दिखा देना है, मेन फोकस आपका सिट्रेट पर रहेगा अगर वो सिट्रिक साइकिल एसिड साइकिल पूछ रहे हैं तो। इसी तरह से बनेगी। इसमें टीसीएस साइकिल का आपको पहले तो साइकिल बना के दिखानी होगी, हर एक स्टेप के बारे में लिखना पड़ेगा, रिएक्शंस देने पड़ेंगे प्रॉपर, और उनके बीच बीच में जो भी हार्मोन्स और एंजाइम्स यूज होंगे उन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। उसका एनर्जेटिक्स आपको देना है, ये तो पक्की बात है, एनर्जेटिक्स आपको हमेशा देनी ही है इसकी। और सिग्निफिकेंस, इसमें से और ज्यादा कुछ नहीं आता है, केवल इतना ही पार्ट है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में से मेनली आपका विटामिन ए और विटामिन डी आता है। विटामिन ए आपको उसका प्रॉपर फॉर्म्स लिखने पड़ेंगे, कौन से 3-4 फॉर्म होते हैं, किस किस जगह से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो आप उसको अंडर हेडिंग में लिख सकते हो कि उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, और उसके सोर्सेज क्या हैं। फिर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अपटेक कैसे होता है, बायोकेमिकल रोल क्या होता है उसका, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या होते हैं, और कॉजेस क्या होते हैं उसके ना लेने के, यानी कि डेफिशिएंसी के, और डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल कितनी होती है।
इन सब के अंडर आप लिख सकते हो। टॉक्सिसिटी भी आप जोड़ सकते हो मेनली। सेम गोज फॉर विटामिन डी के फॉर्मेशन के, इसमें थोड़ा सा ये अलग टाइप का दिखता है क्योंकि इसमें क्या है, आपको इस चीज में फॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, पर विटामिन डी डायरेक्टली नहीं मिलता है तो इसमें आपको फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन के साथ साथ फिर इसका एक्टिवेशन भी लिखना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग में 10 मार्क्स में आता है आपको इसके फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद फिर नॉर्मल्स आते हैं कि बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प कैसे करता है। ओके, उसके बाद इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं इसके बोन के ऊपर, और काफी सारे इफेक्ट्स हैं इसके अलग अलग जगह पर। डेफिशिएंसी से क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं डेफिशिएंसी के, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। इसमें मेनली आपको रिकेट समझाना पड़ेगा, क्लिनिकल फीचर्स में रिकेट्स हो जाता है इसकी वजह से। और विटामिन ए में आपको मेनली ध्यान देना है कि आप नाइट ब्लाइंडनेस समझाओ। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, इसमें ऑस्टियोमैलेशिया भी आता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स, नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट्स, सोर्सेज एंड टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये आपको नॉर्मल इसमें सारा का सारा समझाना है किस तरह से होता है। उसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में भी पूछा जाता है कि विटामिन B1 मेनली, थायमिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेरी बेरी आती है। तो इसको भी आपको उन्हीं की तरह लिखना होगा कि इसका रियल नेम क्या है। एक तो जितने भी अगर बी टाइप के जितने भी आते हैं, B12 भी कभी कभार पूछ लेते हैं वो लोग शॉर्ट में, तो उनके आपको एक तो नाम पता होने चाहिए असली क्या है, सोर्सेज, उनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकमेंडेशंस क्या होती हैं डेली की। तो इसमें मेनली है बेरी बेरी, ये इसकी मेन डेफिशिएंसी है और ये आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें बहुत मेन फोकस करना है इसमें। उसके बाद जो विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड, इसमें भी आपको केमिस्ट्री यानी कि असली नाम इसका किस तरह से होता है लिखना पड़ेगा। बायोसिंथेसिस कैसे होता है, एक्सट्रीशन कैसे होता है, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है, डेफिशिएंसी से इसमें मेनली क्या क्या हो जाता है, इसका भी इसमें मेनली लिखना है। ओके, और उसके बाद इसमें बाकी डाइटरी सोर्सेज, डेली रिक्वायरमेंट और थेरापेटिक यूज, इसमें मेनली टॉक्सिसिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक्सक्रीशन में निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिनरल मेटाबॉलिज्म। इसमें सबसे मेन कैल्शियम है, सबसे मेन, हमेशा ही पूछते हैं लोग, टीचर्स जो है उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। आपको उसमें एक तो नॉर्मल लेवल कितना होता है, किस तरह से होता है वो लिखना होता है। जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख सकते हो आप अपने से। सोर्सेज, डेली रिक्वायरमेंट्स, एब्जॉर्प्शन, उसका भी एक तरह से विटामिन की तरह ही होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, और इसमें एक चीज ऐसी हो जाती है मिनरल मेटाबॉलिज्म में, वो है कि ब्लड सीरम लेवल्स में कितना होता है। ब्लड सीरम लेवल्स इसमें बहुत मेन होती है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड सीरम लेवल्स। ठीक है, इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं जो रेगुलेट करेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल्स को, तो उनके बेसिस पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है और इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज भरने पड़ेंगे अच्छे से लिख लिख के। और इससे होता क्या क्या है, जैसे ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, हाइपोकैल्सीमिया, टिटेनी, हाइपरकैल्सीमिया, बोन रीमिनराइजेशन, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। पैजेट्स डिजीज, मार्कर्स ऑफ बोन डिजीज, ये सारा का सारा आपको इसमें लिखना है। सेम गोज फॉर आयरन। आयरन का भी आपको किस सोर्सेज क्या क्या है इसके, कैसे कैसे मिलता है, और इसके डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन में। इसमें एक थ्योरी आती है म्यूकोजल वेव थ्योरी, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी, ये इसमें भी पूछी जाती है, तो इसके साथ आपको लिखनी पड़ती है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी में। तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। ओके, रेगुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज कहाँ होता है, आयरन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कंजर्व कैसे होता है, इसमें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, कॉजेस आयरन डेफिशिएंसी के, इसमें मेनली एनीमिया भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ मेन टॉपिक्स, हाँ, जैसे कि एनीमिया और हीमोग्लोबिन, ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, और आयरन टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फ्लोरीन में आपको इसलिए देते हैं, फ्लोरीन मेनली शॉर्ट नोट में आता है और इसमें मेनली
टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि फ्लोरीन से किस तरह से टीथ अफेक्ट होते हैं, या एंटी कैविटी मटेरियल टाइप होता है ये, तो ये ऐसा किस लिए होता है, किस वजह से है, तो ये आपको प्रॉपरली इसमें लिखना पड़ता है. ओके, so that's all for your second term. Thank you so much for watching the video. I hope you found this video useful and informative. If you liked the video, please subscribe our channel for more. And if you have any doubts or queries about this video or any other topic, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. If you want the PPT, follow the link. Thank you so much.